बहुत बहुत नमस्कार सभी मित्रों को जो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय अरुण कुमार साहब की अनुमति से हम ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जिज्ञासा की जो अब सभी लोग परिचित हैं, पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है। और जिज्ञासा के बारे में, जिज्ञासा का जैसा कि अर्थ है, सब जानने की इच्छा सबके मन में रहती है नए नए विषयों के बारे में। तो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के, या जिनकी खास तौर से जिसमें रुचि है, उनको बुलाते हैं और हम सब लोग लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि अभी फिलहाल एक बार अगर म्यूट कर लेंगे, जिनको बोलना होगा वो वापस शुरू कर सकते हैं। तो उससे आवाज सबकी साफ आ जाएगी। ये वाला जो क्रम है बहुत सालों से चल रहा है, पहले जैसा अभी पहले मनोज साहब क्या चलता था, उनकी बाद में फिर अभी ये कई दिनों से पेंशनर एसोसिएशन ने एक तरह से लीड लेकर के इसमें शुरू किया है। लेकिन जो सुनने वाले हैं, मेंबर्स हैं, उसमें कई तरह के रुचि रखने वाले लोग होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, और अलग अलग आयु वर्ग के भी हैं, और सब लोगों ने इसमें किया है। तो वी हैव बीन हैविंग अ वेरी सीरीज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सन्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, एंड दे हैव कम एंड टॉक टू अस. Because of corona we started with the online thing, and now even after the corona is over, we have been doing this online. Sometimes we have done offline also. और जैसा कि बिस्वा साहब कह रहे थे कि इस बारे में तो ऑफलाइन भी और कभी होगा, तो रुचि होगी तो वो भी करेंगे। काव्य काव्य के ऊपर तो ऑफलाइन भी बात हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो आज आज मैं इसका सेशन शुरू करने के पहले मतलब बिस्वा साहब को के बारे में कुछ और, वैसे हम सभी लोग मोटे रूप में परिचित हैं, लेकिन थोड़ी इनकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होंगी जिनसे हम सब लोग परिचित नहीं होंगे। तो उन सबसे परिचित कराने के लिए और औपचारिक रूप से हमारे वक्ता का स्वागत करने के लिए मैं अरुण कुमार साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्ता को बारे में परिचय भी दें और सब आगे इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद बिस्वा जी और बनावत जी। आज ये बड़े खुशी का मौका है कि हमारे अपने एसोसिएशन के ही सदस्य और सचिव हमारे बीच में हैं, और हमको आज जिज्ञासा के इस फोरम में उनका स्वागत करते हैं। बिस्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और वैसे तो बिस्वा जी से सभी लोग परिचित हैं, फिर भी शायद कुछ ऐसी बातें हों कि जो लोगों की जानकारी में ना हो, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपका तो आएगा ही सही। बिस्वा जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद 1976 में राजस्थान जेल सेवा ज्वाइन करी। मैं गृह सचिव था, और उस समय मुझको आपका कुछ कार्यशैली और जो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो देखने का अवसर मिला। तो मैं भी दावे से कह सकता हूं कि आपने बड़े इनोवेशन किए और बंदियों के सुधार के लिए बहुत से कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए थे, और सुधारात्मक कार्यों के लिए आपको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार भी मिले, जिसमें प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपको किंग्स कॉलेज लंदन में ह्यूमन राइट्स पर एक विशेष कोर्स में भाग लेने के लिए भी चयनित किया था, और आपने उसको अटेंड किया। जेल सेवा में रहते हुए आपने बहुत ही उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करी, जिससे आपका आईएएस में 1966 की वरिष्ठता देते हुए आपका चयन हुआ। और मैं समझता हूं कि जेल सेवा से आने वाले प्रथम, और शायद आप अकेले ही हैं जो जेल सेवा से विशेष सिलेक्शन के माध्यम से आईएएस में आए। आईएएस में आने के बाद आपने बूंदी, जालौर और नागौर जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे। फिर विभागाध्यक्ष के रूप में आप सूचना और जनसंपर्क विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक पद पर रहे। राज्य सरकार ने राज्य सरकार में आपने कई नए नए प्रयोग किए। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण के सफल कार्यक्रम किया, और भारत सरकार के जो ग्रामीण मंत्रालय है उसने आपको इस संबंध में स्क्रॉल ऑफ ऑनर प्रदान किया। 2012 में सेवानिवृत्ति के पश्चात बिस्वा जी
अपने इस OTS HCM रिपा से जुड़े हैं। पहले तो सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे और अभी भी आप वहाँ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। गृह विभाग में भी जो जेल संबंधित नियम का एक रिव्यू हो रहा है, उसमें भी आप राज्य सरकार के एडवाइजर हैं। बहुत से आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के CEO के रूप में भी आप वॉलंटरी सेवा प्रदान कर रहे हैं। बिरसा जी ने अपने धार्मिक ग्रंथों का और राजस्थान के साहित्य का बहुत गहन अध्ययन कर रखा है और आज हम उनको राजस्थानी साहित्य का धारा में वीर रस पर सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो बिरसा जी, अब आपको हम सुनना सब चाहते हैं, तो मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं करके मैंने बहुत थोड़े से में आपका परिचय किया है और आपको ज्यादा समय दे रहा हूँ, आप संभालें। सर, आपका आशीर्वाद है सर, जो मैं जहाँ पर पहुंचा हूँ सर, मैं जहाँ पर भी हूँ सर। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर। जैसा कि अभी राव साहब ने बताया और श्रीमान अरुण कुमार साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बात कही, हमारे जिज्ञासा कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है और उसमें सिसोदिया साहब कोऑर्डिनेट करते हैं, आज वो वहाँ पर हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट महोदय अरुण कुमार साहब ने जो बात कही है, मुझे उन्होंने अवसर दिया है, मैं उनका पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अवसर दिया। बहुत बड़े बड़े इस पर वक्ता आया करते हैं, पहले एक दो बार अवसर दिया पहले मुझे। तो आज का विषय राजस्थानी साहित्य काव्य धारा में वीर रस को क्या, वीर, श्रृंगार, नीति, तीनों पर वार्ता होनी थी, किसी एक पर, तो इस बार वीर रस को चुना है सर ने। राजस्थानी की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं सोचता हूं कि उस भाषा के बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं, फिर वीर प्रसूता की बात हम आगे बढ़ाएंगे। 2000 वर्ष पुराना इतिहास राजस्थानी भाषा का रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोकगीत राजस्थानी भाषा में है। उसमें वीर काव्य भी, श्रृंगार काव्य, नीति काव्य, करुण का, सारे काव्य, सारे रसों का वर्णन किया गया है। इतने लोकगीत हमारे राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। 2 लाख से ज्यादा छप्पे, सोरठे, छंद, दोहे राजस्थानी भाषा के साहित्य का आकार लेते हैं। लोक कथाएं अनंत हैं, लोक नाट्य अनंत हैं और 5 करोड़ से अधिक लोगों की यह मातृभाषा है। राजस्थानी भाषा के जब वीर काव्य की चर्चा करते हैं तो हमारे बीच नाम आता है चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो का, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, नरपति नाल का। ढोला मारूरा दुआ में भी कवि कल्लोल का है, जिसमें श्रृंगार का वर्णन है, पर यहाँ श्रृंगार इंटरविंग होता है हमेशा वीर रस से। वीर और श्रृंगार दोनों साथ साथ चलते हैं काव्य धारा में, और अन्य काव्य धाराओं में भी वीर और श्रृंगार साथ ही चलते हैं। अरे इस पर मैं पहले उनकी रामधेश दिनकर ने इस संबंध में कहा है, अगम अगाध वीर नर अप्रतिम तेज वलधारी, बड़ी सहजता से जय होते श्रृंगार रूप सर बस भारी। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें भी बीसलदेव रासों में भी यही है और परमाल रासो, और सभी में एक साथ इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। हमारे सूर्यमल मिश्रण का नाम इसमें अगर न आता तो मैं सोचता हूं कि राजस्थानी भाषा का वीरस काव्य एकदम अधूरा रह जाता है। वीर सत्सई, वीर विनोद माकीदास का और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का। सूर्यमल मिश्रण की वास्तविक जो रचना है वो वहां पर उपलब्ध है, अभी तक भी उसकी एक प्रति बूंदी में उपलब्ध है। मैं बूंदी में कलेक्टर रहा हूं तो वहां उनका एक प्रति बनाया गया था, हमने लिख करके पूरा।
अब देखिए राजस्थानी साहित्य के वीर साहित्य के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। मीसण और बांकीदास की रचनाएं सुनकर मुझे वीर रस के साक्षात दर्शन होते हैं। राजस्थानी भाषा का वीर रस शिव के तांडव सा रक्त संचार करता प्रतीत होता है। ये देश के सबसे महान जो हमारे कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की उक्ति है राजस्थानी भाषा के वीर रस के बारे में। ये आप म्यूट हो गए सर। विश्वा साहब अनम्यूट हो, आप आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करो सर आप। हाँ विश्वा सर। हो गया, हाँ हो थैंक गया। यू थैंक वो यू। गलती से उनको मैं बीसल देव रासो, प्रताप खुमान रासो, परमाल रासो और वीर सतसई बांकीदास के वीर विनोद, इन सब की चर्चाओं के साथ इसको आगे बढ़ाऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की उक्ति शायद मेरे म्यूट होने का सुनने नहीं दी होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजस्थानी भाषा के काव्य रस वीर रस के बारे में कहा कि राजस्थानी भाषा का वीर रस का जो वर्णन हुआ है वो शिव के तांडव स्त्रोत से रक्त संचार जैसा होता है, वैसा प्रतीत होता है। मीसण और बांकीदास रचनाएं सुन सुन करके टैगोर बोलते हैं कि साक्षात वीर रस के दर्शन करने हैं तो इनकी रचनाओं में मैंने किए हैं, स्वयं किए हैं। तो राजस्थानी भाषा अग्नि संस्कृति के रूप में, वीर संस्कृति के रूप में कही जाती है। मैं इसमें कोट एक और करना चाहूंगा। वो कोट है हमारे कर्नल जेम्स टॉड ने जो कही है, सब जानते हैं, बहुत ही कोट, लेकिन उस कोट के बिना भी वीर रस बीच में नहीं आता। इन राजपूताना वॉरियर्स आर बोर्न नॉट मेड, bravery in blood. In Rajasthan, every youth is Leonidas, and every inch of land is Thermopylae. सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये बहुत बड़ा कथन है भारत के राजस्थान के वीरों के बारे में, और राजस्थान के वीरों का वर्णन इसी रूप में किया गया है अन्य विदेशी लेखकों द्वारा भी। मैं इसमें अगर भूल करूंगा, यदि जैन संत उद्योतन कवि उद्योतन सूरी और जैन संत वज्रसेन सूरी को मैं कोट न करूं। राजस्थानी भाषा के भले भक्ति काव्य हो चाहे वीर काव्य हो, सब में उद्योतन सूरी जालोर के थे, जिन्होंने संवत 1778 में इस ग्रंथ का कूलय माला ग्रंथ का प्रकाशन किया। ये कूलय माला कथा जो है अभी उन्होंने प्रगट भारती से प्रकाशित है। उस समय 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है। राजस्थानी की 18 देसी भाषाओं का वर्णन उसमें किया गया है, यानी उस समय थी 778 में उन भाषा रूप में उनकी व्याकरण के साथ वर्णन किया गया। ये उद्योतन सूरी जी के उसमें मिलता है। जैन वज्रसेन सूरी के उसमें भरतेश्वर बाहुबली रास में प्राचीनतम राजस्थानी ग्रंथ कहा जाता है, उसमें भी राजस्थानी भाषा के वीरत्व और श्रृंगार का वर्णन वहां पर किया गया, भक्ति का साथ में वर्णन किया। मैं इस भाषा के इसकी स्थिति क्या है, मैं 4 लाइनें सस्वर सुनाना चाहूंगा यहाँ की वीरता की और भाषा की स्थिति क्या है। आ धरती री होड़ कुण करे, आ माटी है अंगारारी, वीरा रणबंका जोधारी, आ जामण है जूझारोरी, माट भोम आ जादीरा, कण कण में उग्या बीज अठे, फूली अर पसरी अमर बेल, रण रण में सींचो रक्त अठे, चंडीगढ़ गूथन रुंडमाल, चंडीगढ़ गूथन रुंडमाल, अगणित आदरिया शीस उठे, बाकी धरती रा वाइज है, रज रज में झूंझा वीर अठे, बाकी धरती या वाइज है, मोट्यार मरण में और मनवार करे। भोजन की मनवार नहीं है, भोजन की होती है। मोट्यार मरण मनवार करे, जद काटक राटक माचेला, बाजेला जिणपुण रणरी भेरी, त्रिलोका तांडव नाचेला, त्रिलोका तांडव नाचेला।
ये वीर भूमि का वर्णन है कि राटक ताटक ना चला तब क्या होएगा, और वीर भूमि के साथ में मरण की मनवार, आओ चलते हैं मरण की मनवार। ये राजस्थानी भाषा का एक वैशिष्ट है जो हमारे इसमें कहा जाता है। तो धरती के लिए कहा जाता है पानी क्यों नहीं बरसता, पानी रो कहीं पिए रगत पियोड़ी रज, पानी रो कहीं पिए रगत पियोड़ी रज, शंके मन में आ समझ घननी बरसे गज। ये गज जो घन बरसता नहीं है, उसके पीछे एक कारण ये है कि रगत पियोड़ी रज है, उसको शंका हो रही है मैं बरसात कैसे करूं। ये लिखने वाले का एक अंदाज है, एक स्टाइल है, जिन्होंने ये बात कह करके हमें समझाने का प्रयत्न किया है। अब मैं कोई भी तत्व, भाई वीरत्व है आज कुछ भी है, वो वैल्यूज क्या हैं। तो वैल्यूज जब तय होते हैं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में और किसी भी भाषा में, तो वैल्यूज के साथ में काम आगे बढ़ता है। यहाँ ये मरण त्योहार क्यों है और यहाँ पर जौहर की ज्वालाएं क्यों है, यहाँ पर मरणानु मंगल गणे क्यों है, इसके पीछे जननी जने तो दोए जन के दाता के सूर, ये वैल्यू है, ये जीवन मूल्य है। जननी जने तो दोए जन के दाता के सूर, नीतर रहते बांझणी मती गंवावे नूर। दो, या तो दाता या सूर, दानवीर या शूरवीर, दो का ही मान। और हमारे देश में देखा गया है कि कितने दानवीर पैसे टके वाले हुए हों, दान जब तक नहीं हुआ तब तक उनका सम्मान नहीं हुआ, और व्यक्तियों में वीर का सम्मान हुआ है। ये हमारी परंपरा है, दुनिया भर में परंपरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान का वैशिष्ट्य है जो उसका। एलान देनी आपनी हलरिया हुलराय, बेसा साहब आप सिखावे पालने मरण बड़ाई माए, इला न देनी, आप अपना सम्मान नहीं देना, अपनी धरा न देनी, किसी स्थिति में पालने में सिखाते हैं। यानी जब जब जन्म होते पालने में बैठते हैं तो माँ उनको सिखाती है कि मरण बड़ा ही माए, मरने से कभी डरना नहीं, ये ले जाते हैं। और एक वैल्यूज की बात करता हूं मैं, आप क्या धर जाता धर्म पलटता त्रिया पड़ंता ताव, आ तीनों दिन मरण राव कुण रंक कुण राव। ये राव की बातें, राजा की बात नहीं, सबकी। धर जाता, धर जाए, गढ़ जाता, धर जाता, यानी कि जमी जाए, धर्म पर ओ चोट आए, त्रिया पड़ंता ताव, नारी सम्मान की रक्षा करनी हो, ये तीनों दिन मरण के हैं, युद्ध में जाने हैं। क्या रंग का राव, रंग कोचा राव हो, कोई सब कुछ सबके लिए एक ही समान है, वो सब यही काम करेंगे। ये राजस्थानी कल्चर वैल्यूज में। और देखें ये मरणों मर्दों हक है, उबरसी अंगार, सा पुरुषों रो जीवनो, थोड़ा ही भला, यानी ज्यादा जीवना किसको है, सा पुरुषों रो जीवनो थोड़ा ही भला। मरणों मर्दों हक है, मर्द के मरण हक है, मरण से नहीं है, नहीं है। जीवना, जीना क्या है, जीने के लिए 12 बरस ले कुकर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये वैल्यू, ये सोच करके आगे युद्ध में जाते थे, तो फिर युद्ध से डरने का प्रश्न पैदा नहीं होता, डरने का प्रश्न पैदा नहीं होता। सूर न पूछे टिपणो, सुगन विचारे सूर, मरणानु मंगल गणे, समर चढ़े मुख नूर। युद्ध की बात सुन के मुख पर नूर आ जाता है, मुख पर एक विशेष तेज आ जाता है, उसकी बात सुन करके। यह यहाँ का ये वैल्यूज में ये शामिल हैं यहाँ के। और अब देखिए कि किस तरह से जो पृथ्वीराज राठौड़ का वर्णन किए बिना यहाँ का वर्णन पूर्ण नहीं होता। पृथ्वीराज राठौड़ का वर्णन किए बिना, पृथ्वीराज राठौड़ का वैसे तो जो पीथल नाम से प्रसिद्ध हैं, पीथल नाम से, तो उन्होंने महाराणा प्रताप को जो लिखे थे जो दोहे, वो राजस्थानी काव्य साहित्य में ये उच्च स्तर के वीर साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। वैसे मैं निवेदन करूं कि जो पीथल जिन्होंने
पृथ्वीराज चौहान का। उस रोज अपनी बात हुई थी कि श्रृंगार के बारे में कहें, पीथल श्रृंगार के बारे में उतने ही जाने जाते हैं जितने कि उसके। मैं एक लाइन बीच में ये वीर रस की वजह श्रृंगार सुना देता हूँ। श्रृंगार की पीथल ने अपना विवाह किया, तीसरा विवाह किया। तो क्या हुआ कि वो बैठे थे, ये राजस्थान में सारी घटनाएं जो है सारे काव्य घटना से संबंधित होते हैं। तो दशरथ की भांति वो अपने सफेद बाल को ऐसे देख रहे थे। तो देखते देखते उन्होंने पीछे से आई उनका जो पत्नी, देखा, उसने कहा, पीथड़ धोड़ा आविया बहुली आवी खोड़, सारे जो बन पद्मणि उभी मुख मरोड़। तो उसने कहा कि अरे ये क्या, कि मैं ऐसे, वो अंदर घुसी तो क्या ये इनको ये जरा ये ऐसा भाव आ रहा है कि वे मैंने क्यों देखा ऐसे करते हुए। तो उसे उल्टी खड़ी हो गई वो। तो पीतल की पत्नी भी कवि थी, वो कवित्री थी। वो बोलती है, पीथड़ के पद्मण के पीथड़ सुनो, धोड़ा दिस मत जाय, नरा तुरंगा वन फला, पाका ही रस आए। नर तुरंग और फल जो हैं वो कच्चे ठीक नहीं होते, आप चिंता मत करो। तो इस तरह की बात है पीतल ने कई। पीतल के उसके बीच में पीतल का श्रृंगार भी काफी जाना जाता है। तो पीतल लिखते हैं अपने राणा को। यदि भी वो किस्सा जो है वो एक बनाया हुआ है कि अरे घास रोटी ही वाली बात है, तो उसको उसकी ऐतिहासिकता भी तय होनी है, वो नहीं हुई है। वो लिखते हैं, धर्म रसी रहसी धरा खप जासी खुरसाण, अगम दिगंबर ऊपरा राखो नेचो राण। नेचा शब्द जो एक ऐसा है, धैर्य से भी ज्यादा पावरफुल है। नेचा रखो यानी कि थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। नेचो रखो राण, पटकू मूछा पाण के पटकू निस्तन करद, ली जो लिख दीवान इन दो में ली बात एक। वो कहता है, अच्छा ये तुम ये पत्र लिख रहे हो, उसको पत्र लिख रहे हो, तो मैं क्या करूं? मैं तो ऐसे करके जाता हूं वहां पर। अब बोलो क्या करूं? पातल सो पत सा बोले मुख हूता बैण, मेरे पशम दिस महाउगे कास्तप्राप्त। वो लिखते हैं कि अगर पातल पतसा को पत्र लिखेगा, मैं सोचता हूं कि जब सूरज उगेगा उसमें पश्चिम में तो लिखेगा, और पहले लिखेगा तो मेरा क्या होगा? मूछों बताओ कैसे दूंगा। वापस वो राणा का उतारा, तुर्क कहा सी मुख बतो मुख सुलिंग। बादशाह जो है, बादशाह नहीं कहूंगा, तुर्क कहा सी मुख पतो इन मुख सुलिंग, उगे जाही उग सी प्राची बीच पतंग। चिंता मत कर, ये प्राची से पतंग उड़ेगा और ते आप मूछों पर ताव दे के जाओ। ये राणा उनको बादशाह नहीं कहेगा, चिंता मत करो। ये पत्र लिख करके उन्होंने वापस उनको जवाब दिया और भेजा। अब मैं एक वीर नारी की, जो राजस्थान है, वीर नारी का जो वीरत्व है उसके बारे में कुछ निवेदन करता हूं। वीर नारी अपने वीर पति के बारे में क्या सोचती है? वो कहती है, जन मार्ग के हर बुआ रजी चढ़ी तणे, ओ तृण उभा सुख से नहीं चरसी हिरणे। वो पूछते हैं उनको कोई सखी, तो कहती है, मेरे पति जो है वो केहर है। वो केहर के यानी कि सिर, सिंह के पैरों की धूल से जो तनों पर चढ़ जाती है, ये दरखत के ऊपर, ये झाड़ियों के ऊपर, वो तृण उभा सूख सी, वो तो सूखते ही रहते हैं, हिरण नहीं चढ़ सकता उसको। हिरण उसके आसपास नहीं आ सकता, क्यों? उसकी गंध ऐसी आती है, हिरण भाग जाते हैं। तो हिरणिये क्या करेंगे? फौज में हिरणिये हैं, अभी मेरा पति सिंह की तरह वहां गरजेगा, देखना अभी जा करके। तो ये एक शब्द बोलती हैं। फिर कहती हैं, सखी अमीणा कंतरी पूरी ए प्रतीत, के जासी सुर धंगड़े के आसी रणजीत। मैं विश्वास दिलाती हूं कि या तो वह जीत कर ढोल बजाता आएगा, और या उसका शव, उसकी कटार आएगी मेरे पास, सिर आएगा मेरे पास, वो आएगा तो या रणजीत आएगा और या मुझे सती होने का मौका देगा। दो में से एक काम करेगा, तीसरा काम नहीं कर सकता। और तीसरा काम अगर करता है तो माँ और पति क्या कहती है? माँ कहती है, पत्नी माँ दोनों, सरणी सबरी हूं सखी, दो और उल्टी दाह, दूध सच्चा दूध लजावे पुत सम, बण लजावे ना।
मैं तो बहुत सहनी सबरी हूं, पर दो बातें मेरे को जीवन में बहुत खलती है। ये तो मेरा पुत्र जो है वो मेरा दूध ले जावे, यानी कि हार बिना हार के आवे, मर के नहीं आवे, या तो मरे और या जीते। और पत्नी कहती है कि मेरी चूड़ा नहीं ले जावे, ये कह के उनको बेचती है। अब और एक देखिए क्या लेते हैं। पत्नी कहती है, हसले वेरी मुठ किण किण हाथ बिल गाय, लाखा बीती हेकलो चूड़ो मोन ल जाए। मैं जानता हूं जब मेरे शादी हो रही थी तो हथलेवा जब दिया था तो देखते ही मैं तो समझ गई थी ये तलवार का हाथ है, इससे मेरा चूड़ा नहीं लगेगा। देख लिया था, और ये देख करके उसने ये बात कह दी थी। कह रहे हैं आसपास की वर्णन दिया है, देखिए आप। आज धरे घसु का है के हरक अचानक का है। हरक किस बात का है? मरनानु मंगल गणे बोला था अभी। हरक किस बात का है? हरक किस बात का है? बहु बड़े वाहुल से पूत मरे लड़बा पूत जंग में जाए। ये वीर पत्नी का अपना उसके प्रति एक वो है। वीर पत्नी क्या चाहती है? न पड़ोस कायर नरा, न पड़ोस कायर नरा, हेली बस सुहाए, बलिहारी उन देसड़े माथा मोल बिकाए। मेरे को तो उस पड़ोस में रहना ही अच्छा नहीं लगता जिसकी ये हवा ही अच्छी नहीं लगती, जहां पर कायर बसते हों। मुझे तो उस जगह जाने का अच्छा नहीं लगता, समझना अच्छा लगता है क्या होता है। मैं नहीं जा सकती, माथा मोल बिकाए, वहां पर जाना पसंद करूंगी मैं तो, और उस वो युद्ध में जाना पसंद करूंगी। एक लाइन और सुने, फिर दूसरा विषय लेता हूं। नायण नायण आई पैर के अलता लगाने को बोलती है। नायण आजन मांड पग, नायण आजन मांड पग, काल सुनी जे जंग, धारा लागी जो धनी तो दीजिए धन रंग। आज क्या पैर रंग रही है मेरे? कल युद्ध है, अगर वो जीत कर आएगा तो मेरा श्रृंगार करना, और नहीं आए तो सती के लिए श्रृंगार करना, मेरे पग रंगना, दो के लिए रंगना। आज रंगने की जरूरत नहीं है मेरे। ये कह के उसको हट दिया। अब देखिए, अब यहाँ की मैंने जैसे निवेदन किया कि सारे जो काव्य लिखे गए किसी घटनाओं के साथ लिखे गए हैं, और उन घटनाओं में पृथ्वीराज रासो का सब जानते हैं, कुमार रासो फिर सभी अरे रास साहित्य बहुत बड़ा है इसलिए मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा उसका। सभी ने सुना है हाड़ी रानी के बारे में। हाड़ी रानी का एक नाटक खेला हमने बूंदी के किले में, मैं वहां रहा हूं। तो शाल कंवर हाड़ी रानी, शाल कंवर नाम था, राजकुमारी थी, सब जानते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा वर्णन कर। हाड़ी रानी का वर्णन नहीं आए वीरता में, तो फिर वीरता की चर्चा ही क्या हुई। तो चूड़ावत मांगी सेनानी सिर का दे दियो क्षत्राणी, तो चूड़ाव सरदार सिंह। तो देखिए मरणानु मंगल किस तरह से होता है। दिल्ली के शासक औरंगजेब थे, उन्होंने रूपनगढ़ में रूपमती जो उनको था, उनको प्रस्ताव भेजा कि मैं वर्ण करने आ रहा हूं और या फिर उडोला भेज दो। उन्होंने राज सिंह जो थे मेवाड़ के अधिपति, उनको अपना पत्र भेज दिया कि मैंने तो आपको तय कर लिया है, आप मेरे पति हैं, अब अगर मेरा हरण होता है तो आपकी पत्नी का हरण होगा। अब इसको किस तरह से आप करते हो? वो बहुत वृद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये कर नहीं सकता, पर अब क्या करें। लोगों ने कहा नहीं, अब ये मना कर नहीं सकते, एक क्षत्रिय बाला का, एक नारी के सम्मान की रक्षा की बात है, करना तो पड़ेगा। तो उन्होंने बीड़ा रखा पान का, वहां बीड़ा रख के कहा कौन उठाता है बीड़े को, मैं वर्ण करने जाऊंगा तब तो औरंगजेब की सेना को कौन रोकेगा। तो राज सिंह चूड़ावत उठे वहां से और सबसे पहले बीड़ा उठाया, उठा करके और कहा कि मैं रुकूंगा। आपको मैं ये बता दूं चूड़ावतों का इतिहास, जो चूड़ावत और सक्तावतों का इतिहास भी इस तरह का ही है कि एक दोनों में होड़ मची। ये होड़ मची कि पहले हरावल में कौन चलेगा, यानी ये नहीं है कि पीछे कौन जाए, युद्ध में पीछे कौन जाएगा, लड्डू खाने में आगे रहे और लड़ने में पीछे रहे, सिखाते हैं ना, लड़ने में आगे रहे। तो मेवाड़ की फौज में हरावल में कौन रहेगा यह तय होना था। तो एक किले को फतेह करना था, तो सक्तावत और चूड़ावतों को भेजा गया। तो उन्होंने सक्तावतों ने क्या किया कि वो
किले के सामने खड़े हो गए, हाथी को का ठेलो, हाथी ने ठेला, किला वो दीवार गिरी और सब अंदर गिर गए, तो अंदर घुस गए। ऐसा देखते देखते चूड़ावत सरदार ने सिर काट करके अंदर फेंक दिया। इसका बहुत बड़ा वर्णन किया गया, उसका वर्णन का समय नहीं है अभी, बहुत जोरदार वर्णन किया कवि ने इसका। तो वो चूड़ावत थे, तो उन्होंने जब कहा तो 3-4 दिन हुए थे शादी को हाड़ी राजकुमारी से, तो उन्होंने मांगी, बस पूरा इतिहास समझने में सेना क्या बोला उसने, देखो, थोड़े सुह्यूं ओंकार उठी उपण्यो रकस क्षत्राणी रो। देखिए क्या लिखा है उसने, पीऊ संदेश सुनियो षोडशी। क्या उम्र थी, आज तो समझ नहीं आता, 15-16 साल की उम्र रही थी उसकी। पीऊ संदेश सुनियो षोडशी, हिवड़े में यूं हुंकार उठी उपण्यो रगद क्षत्राणी रो। बिफर हुई हाड़ी रानी, खड़ग काड़ रण चंडी बन, कटक सिंगणी ललकारी, बोली चरसू ले जा तू शीश काट दी सलाणी। ले जा शीश काट दी सलाणी। वो उन्होंने कहा कि तो सारी कारण तो इतिहास आपको मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं, ये उसका वर्णन उन्होंने इस रूप में किया है। मेघराज मुकुल ने तो आपको मालूम ही है कि असुर वीर सरदार इकट्ठे, वो लिखा भी है उन्होंने इस पर हाड़ी रानी के ऊपर। ये सेनानी बहुत अच्छा कविता है, उसके ऊपर भी सूरवीर सरदार सुने, सूरवीर सरदार सुने माटी रोहेलो, सूरवीर सरदार सुने माटी रोहेलो, मरणो सारू प्राण लिखा दे सैसू पहलो, मरणे सारू नाम लिखा दे सैसू पहलो। ये वीर सरदारों की बात जो कही जाती थी। सो इसी तरह से एक घटना जो वीरत्व को प्रकट करती है वो है हमारे आपके जालोर की। हम सभी जानते हैं जालोर के कान्हड़ देव और वीरम देव सरदार के इतिहास में जानते हैं वीरम देव का, और उसके लिए कहा जाता था, और एक वीर नारी का जो वर्णन है उसको मैं निवेदन करूंगा। जालोर के लिए कहा जाता है जो, और इस तरह का गर्व था सबको, आब फटे धर उलटे कटे बख्तरा कोर, शीस कटे धड़ उपड़े जद टूटे जालोर। बख्तरों की कोर कटे, बख्तर बंद कट जाए, शीस कट के धड़ पड़ जाए, और आभा उलट जाए, धर पलट जाए, तब जालोर पलटे, वरना जालोर को जितना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने देखा, मुझे लगता है सर भी वहां पर रहे हैं शायद जालोर, और मैं भी सर, मैंने नाम देखा था सर, मुझे भी गर्व हुआ कि सर आप जहाँ पर रहे होते मेरा भी नंबर आ गया। तो मैं किले के अंदर गया सर, और बहुत मुश्किल से वहां पूछना उसमें। तो वहां क्या हुआ, जब सेना, गुजरात के नवाब की सेना वहां पर आई और उस पर लगभग युद्ध तय हो रही थी, और कुछ परेशानी उस सेना को हो रही थी। तो क्या हुआ कि वहां पर बीका दहिया थे, बीका दहिया एक दक्षिण द्वार के इंचार्ज थे, और उन्होंने जाकर के उनके जो जिनको कैद कर दिया था, उनके 1-2 सरदारों को, उसके सेना के विरोधी सेना के, उनको जाकर के मिल लिया, और मिल करके और उन्होंने क्या किया, घर भेदू रण भेलियो, पहले उसने वीरम देव का वर्णन किया उसने, जड़ियो वीरम जगत रो, हीरे हिवड़ो हार, सिर कटियां लड़ियो समर, जगती रथ वीरम जालोर, वीरम जयशान, वीरम। तो वीरम देव का ये वर्णन उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया, उसने जाकर के कि एक पीछे का वो दीवार का जो कमजोर हिस्सा था वो बता दिया उनकी सेना को, और सेना को कमजोर हिस्सा बता करके पत्नी के पास आया। उन्होंने आश्वासन मिला कि मैं अभी इसको यहाँ का गद्दी अधिपति मुझे बनाया जाएगा अगर मैं कर दूं। तो करके आया अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने क्या बोला, देखो आप, आराधन आशापुरी वृद्ध घड़ों बखान, साधुपुर दुश्मी तना साधन साध चौवाणु कलकाण,
वो चौहानों की लड़की थी और दहियों को परनाई थी। तो उसने कहा कि ये चौहानों की आण नहीं है, ये आशापुरी आराधन की वो है, तुमने ये क्या किया? फिर क्या किया उसने? घर भेदू गढ़ भेलियो बोया बोय कलकरा बीज, घर भेदू गढ़ भेदियो बोय कलकरा बीज, सिंगण माथो बाढ़ियो वा रजपूतन रीत। सिंगण माथो बाढ़ियो, जैसे उसने कहा कि तू रानी बनेगी, मैं राजा जालोर का, कल ये मेरा रजिस्टर हुआ, कटार निकाल करके माथा बाढ़ के और पहुंच गई उनके पास, पहुंचो जल्दी उस दीवार पर, और खुद जाकर सिंह तरह खड़े हो गई वहां पर कि उसने ऐसा किया है तो मैं यहीं पर शहीद होंगी, अब तो मैं सती भी नहीं होती उसके साथ, लड़के मरूंगी। इसका पूरा वर्णन उन्होंने जालोर की कथा में किया था। ये वीरमदेव वृद्ध में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया इसका, इस वृद्ध में बहुत ही सुंदर। और ये बहुत अच्छा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने भी ये उसको पूरा लिया है, महावीर सिंह ने, ये पूरा वर्णन इसके अंदर जबरदस्त किया गया है। पढ़ के एकदम जोश आ जाता है, पता नहीं क्या कर दें इस तरह का वर्णन इसके अंदर किया जाता है। सो ये एक नारी की शक्ति और सती की परीक्षा। तो फिर एक और एक देखिए कि क्या कहते हैं, ना बताओ देशड़ो जूझारा न चोतड़ो, ना घायल बरड़ाय, ना बताओ देशड़ो बड़ बापड़ा कहा है। वो कहती है कि ऐसे देश मत दिखाना जहां नरों को बापड़ा कहा जाता है, बेचारा कहा जाता है। नर को बेचारा कहा तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं पहले अपने आप को नष्ट कर लूंगी। न पड़ोस कायर नरा हेली बास सुआय, कृपण जतन धन रो करे, कायर जीव जतन रू जतन उन रो करे, जिन रो खादो अन्न। ये उनका वो था। सो मैं अब उसको, जब पत्नी एक बार वहां का करके आ जाता है, युद्ध से भाग के आ जाता है, अब देखो आप क्या वीरत्व का वो है, जब भाग के आ गया। पत्नी कहती है कि घर आवे थे कियो, कि मैं सोचता हूँ ये भाषा सबको समझ में आ ही रही है, सामान्य है वैसे, कि घर आवे थे कियो हणिया बढ़ती लाए। तो वे बढ़ती लाए, ऐसा वहां बड़ो रहा था, घर आके भाग के आ गए, ये क्या किया? तो क्या कहता है, धन धारे धन नेहड़े लीधो बेग बुचाए, तुम्हारे प्रेम ने, और मेरे पुत्र भी है, उसने मुझे बुला लिया। वीर पत्नी क्या कहती है देखो, पूतारे पेता थिया आगम भौण, बलन कढ़ायो अतर घण, मूंगो लेसी कौन। उसने इत्र कढ़वाया था कि अगर जीत कर आएंगे तो श्रृंगार करूंगी, जीत कर आएंगे इत्र का श्रृंगार करूंगी, और इसको इत्र छिड़कूंगी पूरे महल में, और हार के, और अगर शीश आया, अगर वहां शहीद हो गए तो मैं सती होंगी, तब इत्र का श्रृंगार होगा। पर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो भाग कर आ गए। तो गंधनी कहती है, अरे अबे महंगा इत्र कौन लेगा, मैंने कट के लाई हूं, ये लेगा कौन? और उसी समय रंगरेजनी आई। देखो, झूरे हूं रंगरेजनी कूड़ा ठाकुर का है, ये कूड़ा ठाकुर है, ये ठाकुर ही नहीं। बसण सती धन रंगता दीदी आस छुड़ाए, अब ये मैं किसको पहनाऊंगी, ये तू आया है ठाकर, ये जीता जीता वापस आ गया, ढोल बजाता आता जीता वापस आ गया। तो उसने कहा कि मैं मना कर दिया, अंदर घुसने से मना कर दिया, किले के दरवाजे बंद कर दिए। जोधपुर किले में भी ऐसा हुआ है, एक बार किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, इसका लिखा भी है, कर्नाटक लिखा गया इसके ऊपर पूरा, कि वो हलवा बनाती हुई और औरत होती है, उसको कहती है कि लोहे की आवाज मत कर, डर लगेगा, ऐसा हुआ है। तो अभी देखिए एक और रंगरेज की चुनरी लगाकर बनवारी का नर नारी का वीरा अभियान देखिए, पटकू बिन मरिया बिन जीतियां, बिन मरिया बिन जीतियां, जो धव आवे धाम, पग पग चूड़ी पाचटू तो रावतरी जाम,
बिना वही बात, बिना जीते बिना मरे, बिना जीते, और अगर मेरे को समाचार आए पग पग चूड़ी पाछटू, अगर एक आया तो एक एक पैर पर आकर के एक एक पग पर, घर में घुसने से पहले मैं ये करूंगी, फिर केसरिया पटकिया मैं केसरिया चीर, नाक लायो चुनड़ी बलती बेड़ा वीर। ये सारी ये वीर पत्नी का किया। अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और उस समय उसाका हुआ, और उस समय क्या हुआ, तिलोक सिंह और ये दूधो जी वहां से चले गए, अमरकोट चले गए, पीछे साका हो गया। तो तिलोक सिंह इतना वीर था कि वह वहां पर दरबार ने पूछा तो उसने कहा कि अगर आपके वो लोग, तुम लोग चले गए थे, तुम तो मतलब कायर हो, तो छोड़ के चले गए, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, यार हम ही तुम्हारे दरबार यहाँ नहीं रख सकते तुम्हें, तो क्या परीक्षा ले लो। तो गजनी से आए हुए एक को उन्होंने मार के, एक हाथी को मारा, एक को मारा, और एक कबाड़ जो आई थी उसको चढ़ाया, उन्होंने तीर पर चढ़ाया, चढ़ा करके जब चढ़ाया उन्होंने उस तीर को, तो उन्होंने कहा कि यह वीर है, इस वीर को मैं जैसलमेर वापस देता हूं। दे दिया वापस। अब देखिए वापस आए तो तिलोक सिंह ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये दिया हुआ राज है, लड़के लेंगे। लड़के कैसे लें? तो उसके चाचा दूधा जी ने कहा कि ऐसा करो, कुछ ऐसा काम करो कि वहां पर कि बादशाह यहां पर युद्ध करने आए, साका करेंगे, मरेंगे या लड़के लेंगे, दिया हुआ नहीं लेंगे। उस समय चित्तौड़ के लखन सिंह सिसोदिया ने, गागरून के चले खींची, जालोर के विरमदेव, सबने बहुत साखे किए थे। ये सबने साखे किए, हमारे पुरखों ने साखे किए, दादा ने किए, हम नहीं कर सके, हम साका करेंगे। अब क्या बोलते हैं, दूधो अनत लोक सी पायो गढ़ जेसाण, हाथ मंडा बैठा नृपत ना रजपूती आण। ये आण नहीं है हमारी, लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां गए, पुष्कर में उनका लश्कर आया हुआ था, तो पुष्कर के लश्कर में जाकर के उन खजाने को लूट लिया। उस खजाने को लूट के ले आए और कह दिया कि कहना कि जैसलमेर का तिलोक सिंह ले गया, आओ पीछे बार करो, पीछे आओ बार करो, बढ़ेंगे मरेंगे, तुमसे लेंगे, साका करेंगे। अब ये आपके युद्ध की वीरता की पहचान की दिया हुआ राज, उनको समझाया बहुत कि वीरता, तुमने वीरता दिखाई है वहां पर, उसने राज मिला है तुम्हें, नहीं ऐसे नहीं, लड़के लेंगे। और वहां पर साका हुआ। उसमें कहा, पढ़े राज गज राज, पढ़े वह रावत भारिया, पढ़े खेत मिले च, पढ़े आस अनंत हारिया, पढ़े खेत जद राय अक्सर अनखड़िया, पढ़े खेत विकराल जीर्ण मत गान के मांडिया। इस तरह का युद्ध हुआ, इस तरह का भारी युद्ध हुआ कि उनको मालूम पड़ गया कि ये राज को लेने वाले नहीं बल्कि छीन कर लेने वाले हैं इसको। और फिर वहां पर आया साका, वो समय तक अलाउद्दीन राज खत्म हो गया, दूसरा राज्य वहां पर आ गया जो उतना कमजोर था कि वहां पर कर नहीं पाया। फिर दोबारा जब तुगलक शासन हुआ तो उस समय बाद में दोबारा साका हुआ। इस तरह का बात वहां पर हुआ। उन्होंने लिख करके भेजा वापस को कि मैं कौन हूं जो लेके जा रहा हूं, ये अपने वीरत्व का मान देते हुए बता गया उसको, आड़ा कुआड़ उतरादरा भाटी झेलन भार, वचन रखो विजय राज रो समर बांधा सार। मैं वो हूं जो समुद्र तक अपनी सार बांधता हूं, मैं समुद्र तक अपना राज बांधता हूं, समुद्र तक था ही, क्योंकि वो सिंध था उनके पास में था, तो वहां तक अपना राज बांधता हूं। मैं वो हूं जो लेकर के जा रहा हूं, और तुम हो सके तो पीछे करो और आओ पीछे से, पोड़ो तोड़ो धर तुड़कानरी मोड़ो खान मजेज। इस तरह से कह करके आ गया और वहां पर जाकर साका हुआ। ये था युद्ध का उनका लड़ने का एक जज्बा जो था, ये उनके उस समय वीरों में था। मैं अब एक सबसे महत्वपूर्ण छंद जो हमारा इसका रणमल छंद, उसका नाम है रणमल छंद। श्रीधर व्यास नाम के कवि थे जिन्होंने संमत 1662 में लिखा ऐसा रणमल छंद, जिस रणमल छंद को करते ही कि कोई व्यक्ति युद्ध से भागा वापस जाने जाएगा ही जाएगा, वो रणमल छंद था। वीर रसात्मक ऐतिहासिक काव्य है जो गुजरात के मुजफ्फर शाह का हमला हुआ, जब ईडर के
राठौड़ थे रणमल, उनके उसके अंदर सच्चा वर्णन किया है। ये सब घटनाओं पर आधारित है। अभी उसकी एक कॉपी अवेलेबल है केवल वहां पर आपके डेक्कन कॉलेज लाइब्रेरी में। उसमें जो डिंगल का जो वर्णन है, डिंगल को किस तरह से किया, डिंगल यानी हमारी जो भाषा है, जो राजस्थानी की साहित्यिक भाषा डिंगल, और डिंगल साहित्यिक भी और अगड़ साहित्य भी, लेकिन और पिंगल जो है उसके अंदर ब्रज भाषा का वर्णन होकर के जब वो साहित्यिक बनती है तो पिंगल हो जाती है। पुण फुर मान आन सुर ताण नहीं रल मत करे गण आ रही, जिम हमीर वीर सिंभर वही तिम गज बंद मूछ नहीं मुरवई। ये उन्होंने उसके सुल्तान के बारे में लिखा, रणमल के बारे में। और रणमल के बारे में लिखते हुए उसी समय वो लिखते हैं, उसी समय एक आपके चारण ईश्वरदास की आला झालारी कुंडलियां आई और रणमल के बारे में वो लिखा आला झालारी कुंडलियां। आला झालारी कुंडलियां में भी रणमल छंद का प्रयोग होते हुए रणमल ऐसा लिखा छंद का नाम ही छंद पड़ गया। साधु लो आपा समो बियोन कोई गणंत, हाक बिडाने किम सह गण गर्जे मरंत। अब देखिए वो कहते हैं कि आपने ये हाथी तो इतना बड़ा और सिंह इतना छोटा, सिंह इतना छोटा तो बोलते हैं केहरी छोटो बहुत गुण मोड़े गेंद मान, लोहई बड़ाई नी करे नरा मन प्रमाण। वो कहते हैं कि आप ये हाथी को तो पालते हो और शेर को नहीं पालते। जब हाथी को पालने का तो खर्चा भी ज्यादा होता है, हाथी को पालना पड़ता है, हाथी को रखना भी मुश्किल, तो शेर क्यों नहीं पालते? तो वो कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, लावे लोड़ी पराइया, सॉरी, मयंद गयंद गिरी बल फारी, लगंत निशान गिरंत चहारी, ढलियत ढाल सुगंध बिहारी, मनो गिरी ते गिरी शब्द बयारी। वो कहते हैं कि ये जो परतंत्रता को सहन करने वाले को ही लिया जाता है। हाथी बंधा रहता है, हाथी को करा जा सकता है, वो परतंत्रता सहन नहीं कर सकता, वो सुन के आ नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, इसीलिए उसको नहीं किया जाता। तो सिंह जो होते हैं वो तो हमेशा स्वतंत्र ही होते हैं, हम उसको नहीं पालते। सिंहों को कोई नहीं पालता क्योंकि स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, पालता गजों को है, भले कुछ भी हो, स्वतंत्र प्रेमी नहीं होते हैं, वो ऐसा माना जाता है। सो अब ये एक लाइन और मैं कह रहा हूं कि श्रृंगार और ये जुड़ा हुआ रहता है उसके साथ में हमेशा। तो कहते हैं पति वहां से आता है तो पीछे खड़ा हो जाता है, उनके विवाह हुआ है। सेल धमोड़ा किण सया किम सहिया गजदंत, कठिन पयोधर लागता कसम सा तो तू कंत। वो कहते हैं अरे ये क्या, मैं यहां हूं और तुम वहां खड़े हो, अंदर नहीं आ रहे हो, और क्या बात है, तुम कैसे, मतलब वो हाथियों के गज दंत कैसे सहे होंगे और वो धमोड़े कैसे सहे होंगे तुमने, जो मेरे स्वरूप को देख करके भी तुम, कठिन को देख करके, वो कठिन पयोधर कह दिया उसने, किस तरह से उसको तुम नहीं आ पा रहे हो, क्या कारण है। तो वो क्या कहता है कि बहुत जोरदार बात उनकी दौर से कही जाती है कि मैं किस तरह से उनको मैंने क्या सहा। उनका, मैंने तुम्हारी इस याद को साथ रखता तो शायद नहीं सह पाता, इसीलिए मैंने इसको याद को भुला के और वहां पर ये सब किया तो सह पाया। अब तुम वापस याद दिला रही हो तो मैं अभी तो समय लगेगा मेरे को, मेरा अभी तक घर चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर, तुम वहां हूं अभी, अब थोड़ा ठहरो, उसके बाद में मैं तुम्हारे देखूंगा, क्योंकि इस श्रृंगार को मैं नहीं आ सकता, तब तो मेरा वो मानस बिगड़ जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कह करके, और मैं सोचता हूं कि अभी एक लाइन में और आपको कहना चाहूंगा कि अब राजस्थानी में जो अपने 1857 का युद्ध हुआ और उस समय जो बात हुई, मैं एक लाइन रुकूंगा क्योंकि अभी समय के हिसाब से मैं सोचता हूं कि आप चाहेंगे कि मैं ज्यादा देर न लगाऊं, पर ये सारे तो हमारे प्राचीन वीरत्व साहित्य का है। और ऐसा कहा जाता है 1857 के क्रांति में राजस्थान के
उसका कोई योगदान नहीं था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह बात सही नहीं है, इतनी बात सही है कि राजाओं ने योगदान नहीं किया वहाँ। सारे अब मैं जानते हैं, इतिहास वाले सब जानते हैं कि सारे वॉरियर कौम जो थी, सिख, राजपूत और वहाँ आपके नेपाल गुरखाज और वो उनके साथ नहीं हुए थे, पर वो राजा लोग नहीं हुए थे, राजा लोग नहीं। लेकिन आपके गांव गांव में ये जो क्रांति की मशाल खत्म नहीं हुई थी उस पूरे क्षेत्र में, पूरे पूरा 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 इसका हमारे पास पूरा इतिहास मिलता है राजस्थान का पूरा कंप्लीट। अब देखिए, अहुआ का वर्णन किए बिना, अहुआ वहां का आपके जोधपुर रियासत में था, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया और अंग्रेजों का अपने वीरत्व का जो अभिमान जो था उनको, वो मैं एक कविता में कहना चाहूंगा। कैसे बोलते थे, कैसा सारे अंग्रेजों की सेना और उसके सेना के साथ में जोधपुर राज्य की सेना और उन सब के आसपास के लोग जिन्होंने विद्रोह किया, अहुआ, अरनियावास, गूलर और ये जो जितने भी स्थान थे, उन सब के ऊपर जाकर के उन्होंने अपना झंडा गाड़ के, अहुआ के थे ठाकुर कुशाल सिंह, उन्होंने उस पर क्या बोला, ढोल बाजे चंग बाजे अड़ो बाजे आंकियो, ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, एजेंट न मार के दरवाजे टांगियो, के जूझे आओ, हाँ रे जूझे आओ। ये क्रांति गीत उस समय चला। कहते हैं, बणिया वाली गोचर माया काड़ो लोग पड़ियो हो, राजा जी रे भेड़ो तो फिरंगी लड़ियो हो, कि काली टोपी रो, हाँ रे काली टोपी रो, फिरंगी फैलावो की दो हो, कि काली टोपी रो, 12 ली तो पौरा गोड़ा धूड़ागढ़ में लागे हो, माया ली तो पौरा गोड़ा तंबू तोड़े हो, कि काली टोपी रो, जूझे आओ। अब देखिए, माया ली तो पातो टूटे, आड़ावल तो दूजे हो, अड़ावल पाठ, आड़ावल तो दूजे हो, अहुआ वालो नाथ तो सु गाली पूजे हो, के जूझे आओ, के जूझे आओ। ये सारा वर्णन उन्होंने अहुआ के बारे में किया। और अहुआ के साथ में जब ये सब वर्णन हुआ तो उनके साथ में उन सब जगहों के लोग जो है आपके आसोप, अरनियावास, बिठोड़ा और यहाँ के लोगों ने आकर के उसका साथ दिया, और साथ दे करके वहां से मैसन को जो वहां से मारा गया था उस समय की बात हुई थी। ये एक लाइन और, विजय सिंह पथिक का नाम हुए बिना भी हमारा ये क्रांतिकारी इतिहास पूरा नहीं होता। विजय सिंह पथिक, जिन्होंने भूप सिंह नाम था उनका, दिगंबर जैन विद्यालय जो है वहां पर भी रहे थे वो, कारण उन्होंने एक क्रांति की मसाल तो जलाई। विजय सिंह पथिक और हमारे ये जो यहाँ के थे ये खरवा के नरेश, खरवा गोपाल सिंह खरवा, देखिए राजस्थानी के अंदर कैसा वर्णन किया है, 2 लाइन सुनाता हूं। मर्दाओं रे मर्दाओं हाथ जोड़वो छोड़ दो, आंखें कर लो राती मर्दाओं, मारे तो मर जा जो लागत मत दीजो रे, लागत मत दीजो मर्दाओं, लागत मत दीजो रे, खुशामद ने दूर करो झूठो मत पड़वो जरदो रे, यो मर्दों शीशों डोले रे, घणी बने तो सहल करीजो, घणी बने तो सहल दी मत दीजो, बेड़ी दुख पालीजो रे, अन्नदाता 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 बोलनो छोड़ दो, मर्दाओं मत मर्दाओं मत लागत दीजो रे, मर्दाओं वंदे मातरम गीत गवा दीजो, बंदूक क्यारा टूट सी गोलियां, तलवारा मुठ सी खोली हो, पाप्यारी होसी हेली तो, मर्दाओं हाथ न जोड़ो हो, मर्दाओं हाथ न जोड़ो हो, मर्दाओं टूक टूक कर दे, हाक मत खाजो रे, दूजारो छुरी कराजो, पण जेड़ में मर जाजो रे, मर्दाओं अन्नदाता मत कराओ जो। ये उनका जयनारायण जी व्यास ने लिखा, मत दूध लजाजे पाछो मत आजे बेटा राड़, तू मत दूध लजाजे पाछो मत आजे बेटा राड़, तू मत दूध लजाजे। जयनारायण जी व्यास ने कविता लिखी और कविता लिख करके उनको सबको प्रकट किया। और इन सबके राजस्थानी के बाद भी राजस्थानी भाषा का इतिहास और वीरत्व का इतिहास एक एक से मैंने इसके अंदर कुछ श्रृंगारी को छोड़ दिए क्योंकि उसका मतलब मिसमैच नहीं हो जाता,
पर वह क्या था, कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें उसके बिना काम नहीं चलता एक्चुअली। यो कहा भी इस तरह की बात है कि जो भी ऐसा श्रृंगारिक होता है कि उनके साथ में ये सब बात हमेशा जुड़ी ही रहती है। अगम अगाध वीर नर के साथ जुड़ी रहती है, किंतु महान तो स्वभाव प्रेजेंट होते हैं। बंधन को मानते विचंद्रालेश होते हैं, किंतु महान तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। ये दिनकर ने जो कहा वो यह सब वीरों पर उस तरह से लागू होता है। ये बहुत सारी बातें मैं सोचता हूँ कि 12:30 हम हो गए हैं। अब मैं हरिअनंत हरि कथा अनंता की धाती है, वो कुछ ज्यादा ही कह दिया होगा, तो मैं आपके सामने छोड़ता हूँ राजस्थानी का ये इतिहास सर। तो बाकी तो ये लंबा इतिहास है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं शॉर्ट करने की कोशिश की है और काफी बात आ गई होगी सर। नहीं, बहुत सुंदर। आपने बहुत थोड़े से में ही एक ओवरऑल पूरा एक पिक्चर सामने रख दी हमारे। और जैसा कि आपने पहले कहा है, तो साहित्य में तो कितनी चीजें हैं, मगर थोड़े समय में सूक्ष्म में आपने सब हमको उसका वीर रस का क्या क्या बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। और कोई लोग कुछ ऐड करना चाहें, कोई उनको और इसके अलावा कोई कविता याद हो या और कोई कमेंट हो? ऐड और क्वेश्चन भी, ऐड और क्वेश्चन। बिस्सा जी, मैं ये कहता, आप चूंकि मारवाड़ के हैं, नेचुरली मारवाड़ के तरफ के कवियों की ज्यादा बात हुई है राजस्थानी के। मैं इसलिए कह रहा था कि वीरता और मेवाड़ एकदम पर्यायवाची माने जा सकते हैं, लेकिन मेवाड़ी कवि एक से एक जबरदस्त है। शायद आपके जो राजस्थानी का जो आपने जो शायद ज्यादा जिसका, क्योंकि नेचुरली मारवाड़ की तरफ के तो सारी चीज मारवाड़ी को राजस्थानी के ही मान लिया जाता है कई बार। और शायद राजस्थानी को भाषा नहीं मिलने का भी एक कारण ये कि मेवाड़ी अपने आप को अलग मान ले दिया जाती है, ढूंढाड़ी अलग, वो सब अलग अलग है, शायद ये भी है। लेकिन बहुत अच्छी है। आपने कभी अगली बार कभी करें आप तो सुनाइएगा जरूर। आप उसमें मेवाड़ की, मेरे तो स्वर पर आपने जितना अच्छा सुनाया उतना तो हम लोग नहीं कभी सुना, नहीं पढ़ा है मैंने बहुत। और मेवाड़ के और वीरता तो राणा प्रताप की जितनी भी बातें हैं सारी की सारी शायद आपके इसमें उधर वाला अंश ज्यादा है। लेकिन बहुत अच्छा किया मैंने। ये एक सवाल था इसमें, और राजस्थानी बोली और भाषा वाला तो एक अंतहीन विवाद है, वो चलता रहेगा, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं राजस्थानी के बारे में। राजस्थानी की कोई एक विशेष ग्रामर नहीं होने, डिंगल आपने कहा है वो है इस तरह का, तो सवाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक टिप्पणी सी लगी। मुझे लगा कि मेवाड़ का होने के नाते मेवाड़ थोड़ा सा उपेक्षित सा लगा आपकी इस बातचीत में। तो ये लगा मुझे। बाकी तो बहुत बढ़िया था आपने जो भी किया है, अत्यंत सुंदर। मेवाड़ का वर्णन किया इसमें। मेवाड़ का तो नहीं मेवाड़ के वर्णन के बिना तो पूरा होता ही नहीं है। मैंने उसको अभी जो उनका नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली वैसे ही अपने एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। भारत का पूरा प्रमाण मेरे पास है जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा वो प्रताप तक केंद्रित हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। ये पूरा पेज मेरे पास भरा हुआ है एक। नहीं, दो लाइन महाराणा प्रताप के बारे में मैं सर हल्दी घटी हुई वही और जोशी जी भी वही हाँ कह सर, रहे ये भी वही कहो सर। पन्ना दाई हुई सर, जिसने अपने बेटे को रख दिया, वो मेरे गांव, हम उसी गांव के हैं सर। हाँ, और खूब और लिखा है इस बारे में। उसके बाद महाराणा प्रताप पर केवल सुनिए, पत्ता महाराणा सर प्रताप पर वीर रस का एक दोहा है कि मंजूर घास की रोटी है, घर चाहे नहीं पहाड़ रहे, अंतिम सांस तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे। तो ये महाराणा प्रताप, यही बात मेवाड़ी में भी कही गई है, मतलब। हाँ, मेवाड़ी में। मैंने पन्ना धाय का ये दोहा यहाँ पे लिख रखा है। पन्ना धाय का बेटों के बारे में क्या उन्होंने कहा है, जो ये मेरे पास है। इसमें 6 दोहे हैं पन्ना धाय के संबंध में, पर वो चुड़ाव के साथ में इसको कोट नहीं हुआ। आपने सर राजस्थानी बात की, सर आपकी अनुमति हो तो राजस्थानी भाषा के बारे में एक लाइन बता दूं मैं। राजस्थानी भाषा क्या है, जो कि क्या राजस्थानी अभी आता, राजस्थानी के मेवाड़ी और ये राजस्थानी भाषा नहीं है और इस तरह से। तो मैं 4 लाइन सुनाता हूं। हमारे श्याम सुंदर जी श्रीपत साहब थे, पुरोहित साहब, उनका लिखा हुआ है। सांची कहवे संसद वाला के राजस्थानी भाषा कोनी। सिंधु रागारो शंखनाद छंदारो खड़गारो पौणी गूंजण में केहरी गजर रोबिणी रजवरी रोणी खिमता खड़गा खड़कावणरी जूधणरा जोध जगावणरी मोतड़री मोतड़ ला मड़का मरदारा मूछोरा मरोड़ सुन तो जोहर ज्वाला जागे सुरगानो नाटे मोटी मोल
बेमा तारे हल्द बिलखाणो फलरी बाणी और वीर बोल की कर कहवे ने भाषा ये जूझार और जनगाणी ये सांची कहवे संसद आड़ा कि राजस्थानी भाषा कोनी। एक लाइन और है इस पर, कैसे कह रहे हो? विसा साहब, धुरी धर्म है धारणरी ये पगडंडी पुरवने पावणरी आनंद जोश जगावणरी भूल्योड़ा मार्ग लावणरी खुरसाणी धार चढ़ावणरी जोगण जूझावणरी मेंढी रंग रचावणरी पायल पग सरकावणरी खंग खंग जीतावणरी वाणी भेद बुलावणरी आ सागी सुरसत माता, आ तो सागी सरस्वती माता भाषा केवणिया अज्ञानी साची कहवे संसद वाला के राजस्थानी विसा साहब आपके सर सर मैडम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विसा साहब आपकी जी। बिल्कुल बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठतम प्रस्तुति थी, और आपका जो पोएम सुनाने का तरीका है उससे वो बहुत ही मर्समराइजिंग, बहुत ही इम्प्रेसिव, और आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया। वीर रस सारे जगह से इकट्ठा करने का बहुत वास्ट लिटरेचर है, और आपने उसमें से बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स चुने और सुनाया। हम तो आपसे बहुत प्रभावित हैं और चाहेंगे कि आपको और भी फोरम्स पे मौके मिले, क्योंकि कई जगह सुना है लेकिन इतनी अच्छी बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगी, और पूरा 1 घंटा बहुत ही आनंद से और समझ आपने जो समझाया उसको समझने में निकला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अरुण कुमार जी का और बानावत जी का जिन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई कांट टेल यू। थैंक यू। आपका स्वस्वर पाठ जो है ना, वो वाला किसी भी प्रतिष्ठित कवि से कहीं ज्यादा अच्छा था। आपका स्वस्वर पाठ जो है ना, आपका जो आपकी अभी वाणी में जो ओज और तेज है ना, बना रहे, बस यही कामना है। आज काफी बड़ी ज्ञान वृद्धि हुई साहब, बहुत बड़ी ज्ञान वृद्धि हुई राजस्थानी के बारे में। और मैं तो ये चाहता था कि इसी तरह से बिस्सा जी बोलते रहें और हम सुनते रहें। और कुछ कविताओं में तो ऐसे लगा कि रोमांचकारी हेयर रेजिंग कविताएं हैं, इनको सुनने में जो आनंद आता है तो दूसरी विधा में नहीं है। सही बात। जनरल नॉलेज भी बढ़ा सबका, जिन लोगों ने कभी नहीं सुनी है उन लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर और कोई टिप्पणी नहीं हो तो और कोई कुछ प्रणाम साहब। नहीं तो है ना, नहीं औपचारिक, मतलब साया साहब से मैं निवेदन करूंगा कि बिस्सा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करें, और बाकी जितने भी सुनने वाले जुड़े उनका भी धन्यवाद करें। साया साहब, अभी कुछ दिनों पहले जनरल बॉडी मीटिंग जब हुई थी तो उस समय बिस्सा जी ने अपने वार्ता के बारे में कुछ बताया, तो सिसोदिया साहब ने इनसे जोकिंगली कहा कि आप ये वीर रस की बजाय श्रृंगार रस में क्यों नहीं वार्ता देते हैं। तो इन्होंने बिस्सा जी ने यह कहा कि इतने सीनियर लोगों के सामने श्रृंगार रस की बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने को असहज महसूस करूंगा, इसलिए मैं वीर रस ही चुनूंगा। तो इसलिए इनकी वार्ता वीर रस पर ज्यादा केंद्रित रही। वीर रस में जो अस्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह का, और इसका प्रमुख गुण होता है ओज। ये दोनों चीजें बिस्सा जी के अपने वार्ता में समन्वित थी और समाहित करके इन्होंने अपनी वार्ता प्रस्तुत की। एक सारगर्भित मतलब वार्ता अपने को सबको सुनने को मिली। इसके लिए हम सभी बिस्सा जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, मैं अपनी तरफ से और अपने जो ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स एसोसिएशन है उसके सभी सदस्यों की तरफ से बिस्सा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने इतना अच्छी वार्ता हम लोग को सुनाई। और सारे मतलब वो तो चाह रहे थे कि अभी और मतलब उदाहरण प्रस्तुत करते रहें, और सुनने का मन भी था, लेकिन टाइम की अपनी एक सीमा होती है, इसलिए अब बंद करना पड़ा। आगे फिर कभी उनसे इसी विषय पे और एक वार्ता रख सकते हैं। तो सभी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर आपने अपने प्रस्तुति, बहुत सुंदर, और फिर आपको सुना जाएगा कभी और आगे। बहुत धन्यवाद आपका। आभार सर। ऑफलाइन सुनेंगे। बहुत सुंदर। तो फिर मैं कुछ प्रस्तुतियां इसकी ये भी कर दूंगा, चित्रों की प्रस्तुतियां भी हो सकेगी। रखेंगे अपना कहीं ओटीएस के हॉल में रखेंगे कहीं।
हाँ, ऑफलाइन सुनने में ज्यादा मजा आएगा इनको। हाँ, ये तो है ही। और राजस्थानी को भाषा कोनी वो वाला अच्छा है आपका, बहुत बड़ा, कभी यूज करना चाहिए उसको, बहुत बड़ा। लास्ट पे जो सुनाया आपने वो जोरदार है उसको। चलिए साहब, ये हमारे सबको बहुत बहुत हमारे गुरु धन्यवाद। जी का है, अपने गुरु खाने जी का। बंद कर सकते हैं इसको। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आभार सर, आभार। नमस्कार। प्रणाम सब। और सबको खा नववर्ष की लिया मैंने, कर लिया। शुभकामनाएं भी सबको, अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं सबको नववर्ष की। ना लिया मैं तो तैयार हूँ मैं। पांडे का लड्डू पेड़ा तैयार है। अच्छा, घूमने चलेगा मैं हमारे साथ? प्रताप नारायण पांडे जी का हाँ बिरसा सर, जी, हाँ सर। पांडे जी का भी कोट करना चाहिए था आपको ना। क्या है? तो प्रताप है? नारायण पांडे, हाँ, वो सर पूरे फुल राजस्थानी शाणी पांडे में कि उसमें है कि यह एकलिंग का आसन है, इसमें किसी का शासन है, जिस तरह सिंह शासन है वो ये पूजित है धीराजों से, अच्छी तरह समाज से इससे पत्र पूजे जाते बूढ़ों के से ताजों से। उसको मुझे याद है पूरा वो हाँ हाँ हाँ, नारायण पांडे का पूरा याद है मुझे। राजस्थानी वीर वीर वो रत्न। राजस्थानी में नहीं है, हिंदी में है। हाँ, हिंदी में है, हिंदी में। हाँ, इसलिए नहीं करते। इसीलिए मैंने नहीं बोला। हाँ, उसमें सारा है एक सेशन और होना चाहिए सर। यस सर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। ओके। तो वो अपने इस टीवी के यूनिट में ही आ जाएगी तो ना, या अलग से कहीं और लगाना पड़ेगा? मनीष जी ऑन है अभी, मनीष जी का वो ऑन है अभी, ये अपना सबका चल रहा है ऐसा समझो। बंद करें सर मनीष जी सर। ऑफ करेंगे इसको सर। प्रणाम साहब। प्रणाम साहब, प्रणाम।